नमस्कार दोस्तों। आज यानी 16 जनवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो केरला की टॉप बीजेपी लीडरशिप है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और दो तीन जो पंजाब की टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल और वैसे केरला दो ऐसे स्टेट्स फेमस हैं जहां पे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम इस न्यूज़ में थोड़ा प्रोसीजर जान लेते हैं, किसके द्वारा ये सिक्योरिटी, कौन सी कमेटी है जो ये डिसाइड करता है कि किसको सिक्योरिटी देनी है, और थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन कितनी कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले देखिए, दो कमेटीज डिसाइड करती हैं किसी भी बंदे को अगर सिक्योरिटी देनी है तो, और कौन सी सिक्योरिटी देनी है। एक तो सिक्योरिटी देनी है कि नहीं देनी है, और दूसरा किस कैटेगरी की सिक्योरिटी देनी है। तो दो कमेटीज का नाम है, पहली कमेटी जो है प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप, एंड दूसरी कमेटी का नाम है सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन कमेटी। ये दो कमेटीज मिलकर डिसाइड करती हैं, और दोनों की दोनों हेडेड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी। और इसमें देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो ये थ्रेट परसीव करता है कि क्या सही में इन लीडर्स के प्रति या फिर इस बंदे के प्रति थ्रेट है या नहीं। तो अभी देखिए, ऑलमोस्ट 300 इंडिविजुअल्स को अभी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं, जो ये सेंट्रल जो है हमारे जो भी कैटेगरी की सिक्योरिटी होती हैं। इसमें से ऑलमोस्ट सभी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैं, उनके पर्सनल शामिल होते हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ। और अब ये कहते हैं कि देखिए, जो इनका कहना है होम सेक्रेटरी के स्पोक्स पर्सन का, क्योंकि जब भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो थ्रेट देखते हैं कि वास्तव में थ्रेट है क्या नहीं। और आईबी इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, देखिए दो तरह की जो हमारी है इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। एक है रा लेकिन डील करती है जो हमारे देश के बाहर ऑपरेशंस में, और इंटरनल जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें डील करती है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये कहते हैं कि देखिए, आईबी के थ्रेट परसेप्शन पे ही हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है। जेड प्लस सिक्योरिटी काफ़ी वीवीआईपी को ये होती है, और जैसे राजनाथ सिंह ने वीवीआईपी सिक्योरिटी ले रखी है। प्राइम मिनिस्टर को तो एसपीजी सिक्योरिटी होती है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तीन ही बंदों को है जहाँ तक मुझे जानकारी है एसपीजी सिक्योरिटी। और यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो वीवीआईपी बंदे होते हैं उनको मिली है जेड प्लस सिक्योरिटी। इसमें 36 पर्सनल होते हैं, और 10 प्लस में कम से कम 10 जो कमांडो हैं वो एनएसजी के होने चाहिए। बाकी पुलिस पर्सनल या फिर जो भी पार्लियामेंट्री फोर्सेज या फिर सीआरपीएफ की जो फोर्सेज हैं उनके पर्सनल होते हैं। उसके नीचे आती है जेड सिक्योरिटी। 22 इसमें जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो सिक्योरिटी में लगे होते हैं वीआईपी के, और 4 या 5 इतने कम से कम एनएसजी कमांडो होने चाहिए, बाकी पुलिस पर्सनल। वाई कैटेगरी में होते हैं 11 पर्सनल, और एक्स कैटेगरी में होते हैं 5 या फिर 2 पर्सनल। इससे कुछ मतलब कुछ ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी जनरल नॉलेज या फिर कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन के काम आ जाए तो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, जो जवान हैं हमारे, उनके सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार आ रहे हैं, और रावत ने कहा था, हमारे जो चीफ है उन्होंने कहा था कि देखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है डायरेक्ट मेरे पास आइए, आप सोशल मीडिया पर अपने वीडियो जारी मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ में एक्शन होगा। उसके बाद में वीडियो जारी हुए हैं, तो ये सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा है, क्योंकि चीफ का कहना है कि देखिए, इससे मोराल डाउन होता है। ना सिर्फ उन जवानों का जो बॉर्डर पर तैनात होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों का भी जो आने वाले टाइम में आर्मी में शामिल होना चाहते हैं। तो इनका मोराल डाउन होता है। तो प्लीज़ आप जो ऐसे वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर मत जारी कीजिए। तो ये एक रीज़न इन्होंने दिया था। एक देखिए, पैनल बनाया गया था जॉइंट एडमिशन बोर्ड, जो आईआईटी जेई का पेपर होता है उसका एक जॉइंट एडमिशन बोर्ड होता है जो पेपर कंडक्ट करता है। इन्होंने क्या किया सॉरी, इन्होंने एक पैनल का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? टिमोथी गोंजेवेल्स, इनकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। और इन्होंने देखिए ये पाया कि जो वुमेन्स हैं वो काफ़ी कम है आईआईटीज़ में। तो इन्होंने एक बात कही कि 20% कोटा होना चाहिए वुमेन्स का, गर्ल्स का आईआईटी के अंदर में। और उस पर विचार करेगा ये बोर्ड कि किसे कब से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, या इसी साल से या फिर अगले साल 2018 से। वुमेन्स का जो गर्ल्स है उनका पार्टिसिपेशन या फिर उनका जो है सीट्स है उनकी काफ़ी कम है, काफ़ी कम एडमिशन इनके होते हैं आईआईटीज़ में, इसीलिए ये डिसीजन लिया जा रहा है। और इनका कहना ये भी है कि देखिए, जो गर्ल्स को कोटा दिया जाएगा इस आईआईटी जेईई में, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेल्स हैं उनका कोटा कम हो जाएगा, उनकी सीट उतनी ही रहेंगी। तो ये सीट बढ़ाने की बात कह रहे हैं। ये कहते हैं देखिए, 1 लाख का टारगेट है 2020 तक, वो भी हम इसी बहाने कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह की बात है। तो इस जो नाम है प्रोफेसर का जिनके अध्यक्षता में ये पैनल था, एक तो वो याद रखिएगा आप, टिमोथी गोंजेवेल्स। एक इसको मेंस में इसका कहीं ना कहीं यूज हो सकता है कि आप लिखोगे कि जो बढ़िया हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी जो गर्ल्स हैं उनका एडमिशन ज़्यादा होने चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ बाय एफएम स्टेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो हमारे प्राइवेट एफएम चैनल्स हैं 104.0 या फिर जो भी है 99.3 मिर्ची वगैरह,
रेड एफएम, देखिए इनमें कभी भी न्यूज़ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की साफ साफ गाइडलाइंस है कि आप न्यूज़ नहीं दिखा सकते। तो उसी के खिलाफ में याचिका दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, कॉमन काज का था। उसकी सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपने क्यों रोक लगा रखी है प्राइवेट एफएम चैनल्स पे कि वो न्यूज़ या करंट अफेयर्स नहीं दिखा सकते। तो देखिए एक तरह से काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो ये चैनल्स होते हैं सारी पॉपुलेशन को सर्व करते हैं, रूरल मासेस को भी, और ऑफिशियल एस्टिमेट के हिसाब से पूरे हमारे देखिए काफ़ी इनकी स्प्रेडनेस काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा देखिए एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी इशू है, वो अगली स्लाइड पे आएगा कि आप रोक कैसे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है, उनका अलग से पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट आपने ये कह रखा है सिर्फ जो प्रसार भारती होगा उसकी मोनोपोली है न्यूज़ पे, यानी जो हमारे AIR की न्यूज़ देखते हैं हम। फिर ये कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है उस न्यूज़ पे, और जो प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर FM चैनल्स हैं उनका अलग से पर्सपेक्टिव हो सकता है, और जनता को ये जानने का हक है जो भी पर्सपेक्टिव है। और दूसरा ये देखिए एक जो बैकग्राउंड का इशू है कि 1995 में एक केस था, सुप्रीम कोर्ट का ने इस पर डिसाइड किया था। ये केस था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए जो एयरवेव्स होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और इस पर किसी का हक नहीं है, और पब्लिक गुड को प्रमोट करने के लिए एयरवेव्स का यूज होना चाहिए ताकि जो प्लुरलिटी ऑफ व्यू है, यानी डिफरेंट व्यूज सामने आ सके, डिफरेंट आइडियाज सामने आ सके, डिफरेंट ओपिनियन सामने आ सके। इस प्रकार का वर्डिक्ट दिया था 1995 में। अब जिस NGO ने पिटीशन फाइल की है उन्होंने भी यही कहा कि देखिए आपने पहले 1995 में इस तरह का डिसीजन दिया था और अभी भी आपको इस तरह का एक्शन लेने की आवश्यकता है। उसके बाद में ट्राई ने 2008 में कहा था कि देखिए जो भी प्राइवेट FM चैनल्स हैं वो न्यूज़ दिखाना चाहते हैं तो उन्हें वही न्यूज़ दिखानी पड़ेगी जो ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड न्यूज़ कौन कौन सी है? जैसे कि दूरदर्शन, AIR और ऑथराइज्ड TV चैनल्स, या फिर यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI जो है, इस तरह की ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से आप न्यूज़ दिखा सकते हो। इसमें कुछ भी चेंज करे बिना आप अपनी तरफ से न्यूज़ नहीं दिखा सकते। फिर एक और तर्क दिया जा रहा है कि यूएस में जैसे 14,000 रेडियो स्टेशन हैं वो न्यूज़ दिखाते हैं, 2,000 हैं स्पेन में, 1,000 हैं इटली में, इन्होंने तो कोई रोक नहीं लगा रखी, आप क्यों रोक लगा रहे हो? तो इस तरह की बात कही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे स्टूडेंट की एंट्री जो है यूके में, उसको लेकर ये न्यूज़ है। देखिए जो यूके जैसे कंट्री हैं, ये क्या होता है, इनका माइग्रेशन का कोटा होता है, इमिग्रेशन का मतलब एक लेवल से ज़्यादा बाहर देशों से लोग इनके देश में आकर नहीं रह सकते। इनका एक कोटा होता है, इतने से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। तो ये क्या करते हैं, चालाकी करते हैं। ये अपने कोटे को पूरा दिखाने के लिए जो ये स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं उनको भी कोटे के अंदर दिखा देते हैं कि हाँ भाई इतने स्टूडेंट्स आ गए, ये इमिग्रेंट्स ही हैं। जबकि विवाद उठता है ये इमिग्रेंट्स नहीं होते, ये तो सिर्फ पढ़ाई करने गए हैं और पढ़ाई करके वापस आ जाएंगे। तो अब एक तरह का बिल आया है यूके में जिसमें इन स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई करने वहाँ पे जाते हैं उनको एज ए स्केपगोट या फिर फुटबॉल की तरह नहीं इस्तेमाल किया जाएगा और इनको अलग से ट्रीट किया जाएगा। किसी भी कोटे को पूरा करने के लिए इनके नंबर्स नहीं दिखाए जाएंगे। तो इससे हमको फ़ायदा होगा क्योंकि हमारा जो संख्या थी, हमारे जो स्टूडेंट्स यूके में जाते हैं उनका नंबर लगातार डिक्लाइन हो रहा है। तो एक तरह से अब और ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पर जाने में सक्षम होंगे। तो इस तरह की बात है। ये देखिए जो बिल वहाँ पर इंग्लैंड में आया है उसका नाम है हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बिल, और सभी पार्टीज़ ने इसका पुरजोर समर्थन किया है। और अगला क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगली देखिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। पेरिस एक तरह से सिंबॉलिक पीस मीट ऑर्गेनाइज करेगा और इस पर इजराइल ने प्रोटेस्ट किया है। देखिए 70 देशों के डिप्लोमेट्स जुटेंगे पेरिस के अंदर में संडे को, और वो इजराइल और पैलेस्टीन की शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मंथन करेंगे। और देखिए डर ये है कि अभी जैसा कि ट्रंप, आपको पता होगा कि अभी फिलहाल इजराइल के खिलाफ में एक तरह से रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएन के अंदर में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एब्सटेन किया था। बाद में ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा जब हम इससे जो रेजोल्यूशन जो एब्सटेन किया था यूएस ने वो हम बैक ऑफ कर देंगे, बैक आउट कर जाएंगे। तो अब ये उम्मीद जता रही है कि जो ट्रंप हैं वो तो इजराइल के ज़बरदस्त समर्थक हैं, तो एक तरह से जो पहले जो पीस वार्ता चल रही थी वो पीस वार्ता को धक्का पहुंचेगा, और जो ट्रंप है वो तो पुरजोर इजराइल का समर्थन करेंगे और वो किसी भी तरह से वो सोल्यूशन, यानी कोई जो भी है इनका बीच का रास्ता निकालने की बात हुई थी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, जैसे कि 2 नेशन की जो थ्योरी है उसको माना जाए। ट्रंप इसको मानेंगे ही नहीं, ट्रंप तो अकेले इजराइल को समर्थन देंगे, इस तरह की जो आशंका व्यक्त की जा रही है। इसीलिए 70 जो डिप्लोमेट्स थे वो जुटे। आगे क्या है, एक सेबी की न्यूज़ है थोड़ी सी, उससे पहले देखिए सेबी जान लेते हैं। सेबी है क्या? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक तरह का रेगुलेटर है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी मार्केट जैसे कि स्टॉक मार्केट और इक्विटी शेयर्स, इन सब चीज़ों का रेगुलेट करता है। 1988 में इसकी इस्टेब्लिश किया गया था और 30 जनवरी 1992 को एक तरह से इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस मिल गया, यानी पार्लियामेंट में एक लॉ पास करके इनको सेबी को स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया।
थोड़ा सा कंपनी के बारे में देख लीजिए। कंपनी दो तरह की होती है, वैसे तो एक और भी कंपनी होती है, सिंगल मेंबर कंपनी। यहाँ पे दो तरह की दी हुई है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होते हैं 7 से अनलिमिटेड तक के सदस्य हैं, और प्राइवेट में 7 से लेकर 200 तक के सदस्य हैं। तो ये डिफरेंस है। एक और भी होती है वैसे, मतलब एक मात्र बंदा भी कंपनी खोल सकता है। अब देखिए, जो लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो क्या होती है, उनको लिस्ट करना पड़ता है शेयर मार्केट में। मतलब जो ये एक्सचेंज हैं, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो लिस्टेड कंपनी होती है उनको यहाँ पे अपना लिस्ट करवाना पड़ता है। तो एक बार लिस्ट हो जाने के बाद में उनको जो नॉर्म्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे इतने % पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए, यानी आपकी कंपनी में इतने % शेयर्स हैं वो पब्लिक के होने चाहिए। फ़ायदा ये होता है लिस्ट करवाने का कि आप पब्लिक से पैसे मांग सकते हो। जैसे आप मान लीजिए, कोई एग्जाम्पल मान लीजिए, मरुनाल का एग्जाम्पल मान लीजिए। मरुनाल ने अपनी कंपनी खोल दी murunal.org। तो अब क्या हुआ, अगर वो देखिए लिस्ट करवाता है सेबी के अंदर में, तो उसको काफ़ी गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। फ़ायदा ये होगा लिस्ट करवाने से कि जनता उसमें पैसे लगाएगी। मरुनाल कहेगा देखिए मैं अपना लिस्ट करवा रहा हूँ, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर में, आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं मेरी कंपनी के अंदर में। तो एक ये तरीका है पैसा लेने का, उधारी लेने का एक तरीका है ये। तो ये होता है लिस्टेड कंपनी। नॉन लिस्टेड कंपनी तो दुनिया भर की कंपनीज है। जैसे जो कंपनीज वो लिस्टेड नहीं है वो नॉन लिस्टेड कंपनीज है, नॉर्मल कंपनीज। अब जैसे कंपनीज तो बहुत ज़्यादा हैं, लाखों में है कंपनीज, सारी की सारी थोड़ी ना उनके शेयर आते हैं। टीवी में आपने देखा होगा जी बिजनेस में जो नीचे शेयर चल रहे होते हैं, सभी कंपनीज के थोड़े ना शेयर होते हैं, सिर्फ उन्हीं कंपनी के शेयर होते हैं जो लिस्टेड होती हैं। बाकी तो जितनी भी कंपनियां बच गई वो तो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड नॉर्मल कंपनीज की तरह में है। ये थोड़ा सा है। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ से ज़्यादा कंटेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। न्यूज़ तो देखिए ज़्यादा अंदर घुस गया, थोड़ा इतना ज़्यादा तो शायद आएगा नहीं यूपीएससी में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेबी ने देखिए जो नॉर्म्स हैं वो टाइट कर दिए हैं। अब हमने जैसे डिसाइड किया कि दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक लिस्टेड एक नॉन लिस्टेड। तो इनका जब भी मर्जर होता है उसके रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस हैं वो सेबी ने स्ट्रिक्ट कर दी हैं। और ये कहते हैं कि देखिए दोनों लिस्टेड या फिर नॉन लिस्टेड कंपनीज जब आपस में मर्ज करते हैं तो उसके बाद में 25% से कम जो है शेयर होल्डर का हिस्सा नहीं हो सकता। उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो चालाकी खेल जाते हैं, यानी एक होती है जो बहुत बड़ी कंपनीज जिन्होंने अभी तक नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, वो क्या करते हैं अपने आप को लिस्ट करवाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में वो चालाकी खेल लेते हैं। कोई छोटी सी कंपनी पकड़ लेते हैं जिसने अपने आप को लिस्ट करवा रखा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में, फिर वो बड़ी कंपनी जो अभी तक लिस्टेड नहीं है, जिसने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, वो छोटी कंपनी में मर्ज कर देते हैं। एक तरह का दिखावा है ताकि वो एक्शन से जो पनिशमेंट इनके खिलाफ में ली जानी है उससे बच सकें और नॉर्म्स को अवॉइड कर सकें। इसीलिए गाइडलाइन स्ट्रिक्ट करी हैं सेबी ने। बाद में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ई वोटिंग होनी चाहिए, ताकि 5% से हिस्सा कम होता है ताकि डिसाइड कर सके जो एक्चुअल है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स है वो चाहते क्या हैं। ऊपर से ज़्यादा ये है कि उनको देखिए एक तरह से जो एक कंपनीज होती हैं जो गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पब्लिक शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो सिक्योर रहेंगे। यहाँ पे देखिए राइट्स ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स, तो वही है अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए किया गया। इतना डीप में आएगा नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत जो नॉलेज है प्रीलिम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेबी क्या है, स्टेचुरी बॉडी है क्या नहीं है, तो ये है आगे। अब एक पीआईबी में एक देखिए आपको पता होगा कि एक बोट की ट्रेजेडी हुई है, गंगा नदी पर एक बोट कैप्साइज हो गई यानी डूब गई, काफ़ी लोगों की जानें उसमें गई। तो अब डिमांड उठ रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, ये देखिए PMNRF, तो ये फंड्स रिलीज किया जाए उस ट्रेजेडी के लिए इस प्रकार। तो ये फंड होता क्या है, तो अब देखिए वैसे तो इसके लिए नहीं, ये मतलब बिल्कुल भी बनता ही नहीं। जैसे बोलने को तो कोई भी कह देता है ना, जैसे ओपोजिशन लीडर या फिर वो, मतलब डिमांड तो जायज़ हो ना हो वो अलग बात है, बस हम इस फंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो PMNRF। देखिए सबसे पहले ये 1948 में आया था, प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और बंटवारे के बाद में देखिए भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, काफ़ी लोग डिस्प्लेस हो गए थे। तो उन लोगों को एक तरह से एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये नेहरू ने इस तरह का जो फंड है वो ईजाद किया था। और अब इस फंड का यूज़ किया जाता है कि देखिए जो नेशनल कैलमिटीज़ में जो लोग मारे जाते हैं, और जैसे कि फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, विक्टिम्स ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स या राइट्स, अच्छा मेजर एक्सीडेंट्स के दायरे में वो मांग रहे होंगे, जैसे 24 लोगों की जाने गई हैं। तो मेजर एक्सीडेंट में पता नहीं आता क्या नहीं आता, वो तो सरकार ही डिसाइड कर सकती है। आगे देखिए जो PMNRF है, ये एक तरह से कई बार क्या मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि हार्ट सर्जरीज, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर ट्रीटमेंट, एसिड अटैक्स, इन सब चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और पब्लिक जो कंट्रीब्यूशंस हैं ये सिर्फ देखिए इसमें पब्लिक कंट्रीब्यूशंस होते हैं और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस होते हैं। सरकार इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती, पब्लिक इसमें कंट्रीब्यूट करती है। और कुछ इसका हिस्सा कॉर्पस ऑफ फंड ये PSU बैंक्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ होता है।
और ये देखिए इसका यूज हो सकता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद में, और ये पार्लियामेंट द्वारा इसको कंस्टिट्यूट नहीं किया गया है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एडॉप्शन एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। 2017 के जो ये नए रूल्स आए हैं चाइल्ड्स को एडॉप्शन को लेकर में, देखिए ये जो रूल्स हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंतर्गत में आते हैं और इशू किए गए हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, और जो अथॉरिटी है वो कैरा है, ये देखिए यहाँ पे, इसका नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी। ये भी हम डिस्कस करेंगे अब इसके बारे में। जो न्यू रूल्स हैं, न्यू रेगुलेशंस हैं, वो 2015 की गाइडलाइंस को रिप्लेस करेंगे। और इसमें देखिए कई तरह के ऐसे पेरेंट्स जिनको जो है चाइल्ड्स अडॉप्ट करने हैं उनके लिए काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है। ऐसे पेरेंट्स जिनके देखिए जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए सिकनेस के कारण या फिर एक्सीडेंट के कारण, या फिर वो जो है चिल्ड्रंस को अडॉप्ट करना चाहते हैं विद स्पेशल नीड्स, और नए रूल्स के हिसाब से देखिए एक कमेटी एग्जामाइन करेगी कि उन केसेस के जहाँ पे रिलैक्सेशन चाहिए, और इस कमेटी में देखिए चेयरपर्सन भी होंगे, जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के जो चेयरमैन है वो भी इस कमेटी में मौजूद रहेंगे। वो ये देखेंगे कि क्या स्पेशल रिलैक्सेशन की आवश्यकता है या नहीं। उसके बाद में यह है कि देखिए उसमें सेक्रेटरी भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो इस स्लाइड में है कि देखिए जो 2017 के रेगुलेशंस हैं अब जो नए आए हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जो बच्चे हैं, एक चाइल्ड जो 4 साल से कम एज का है, या फिर और जो पेरेंट्स जिनको अडॉप्ट करना है उनकी एज 45 साल से कम होनी चाहिए फॉर ए सिंगल पेरेंट। अगर कपल अडॉप्ट कर रहे हैं किसी बच्चे को तो उनकी मिला के जो एज है वो 90 साल होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, जो बॉडी है ये ध्यान से देखिएगा, ये तो बस है, आता नहीं है, इस बारे में कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है ये स्टैचुरी अथॉरिटी है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कौन सी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तरह से ये नोडल बॉडी है, किसी भी तरह की कोई गाइडलाइंस बनानी हो इंडियन चिल्ड्रंस को अडॉप्ट करने को लेकर, और या फिर बाहर के कंट्रीज के साथ भी अगर हम डील करते हैं, देखिए डेजिग्नेटेड एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद द इंटर कंट्री एडॉप्शंस, अगर बाहर के देशों में भी एडॉप्शन के रिलेटेड कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हों। और देखिए हमने एक ये याद रखिएगा, हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री, एक ये हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 है, इंडिया को इसने रेटिफाई किया था। अगर ये पूछ ले कि कोई हेग कन्वेंशन है क्या, हेग कन्वेंशन एक मिसाइल से रिलेटेड भी है, आप उस पर मत जाइएगा। हेग कन्वेंशन 3-4 हैं, तो यहाँ पे हेग कन्वेंशन है इस चाइल्ड के एडॉप्शन से रिलेटेड। तो ये इस कमेटी के बारे में आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज की स्कीम क्या है? स्कीम है आज की स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में देखिए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने नए स्टार्टअप से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो सरकार ने उनके लिए काफ़ी सुविधाएं दी हैं, जैसे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और हैसल फ्री रजिस्ट्रेशन थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, और कोई भी लेबर इंस्पेक्शन पहले 3 साल में नहीं होगा। फंडिंग सपोर्ट दी जाएगी 10,000 करोड़ की, उनको क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, रिबेट दी जाएगी इनकम टैक्स में, एग्जाम्पशन दिया जाएगा कैपिटल गेन टैक्स में, और अगर उनकी कंपनी फेल हो जाती है तो आसानी से वो उससे निकल सके, एग्जिट जो मैकेनिज्म है वो आसान बनाया जाएगा। और रिलैक्स नॉर्म्स, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, मतलब इंक्यूबेशन सेंटर उनकी मेंटरिंग के लिए बनाए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट तो मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, एंड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए थोड़ी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो कौन कौन से स्टार्टअप्स इसके अंतर्गत इसके स्कीम का लाभ उठा सकते हैं? देखिए ये 5 साल से पहले रजिस्टर ना हुए हों और इनका जो टर्नओवर है 25 करोड़ से ज़्यादा ना हो, और ये जो स्टार्टअप्स है वो इनोवेशन की तरफ काम कर रहे हो, डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हो, और डिप्लॉयमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना चाहता है तो वो भी स्टार्टअप के अंदर आता है, वो स्टार्टअप के अंदर थोड़ी ना आता है। तो नए प्रोडक्ट्स, इनोवेशन, कुछ इस टाइप की जो चीज़ें हैं, और डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा, देखिए यहाँ पे एक बोर्ड है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड है, यहाँ पे देखिए इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन सा इसके अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट ने एक आईमेड ये भी लॉन्च कर दिया है। आईमेड मैं आपको बताता हूँ अभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आईमेड। तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो ये आईमेड है, और ये किस लिए है? इसमें देखिए 1 लाख एप्लीकेशंस बनाने का प्रावधान है, और यहाँ पे अभी देखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा बैंक, ये सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है ताकि उनको फंड्स मिल सके नए स्टार्टअप्स को आसानी से। तो यहाँ पे देख लीजिए आईमेड क्या है। आईमेड बड़े काम की चीज़ है। ये एक इनोवेशन है मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में, इसकी फुल फॉर्म है ये आईमेड की, इनोवेशन इन मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। ये इनिशिएटिव है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेशन इंडिया का, सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये चला रहे हैं। ये देखिए हेल्प करता है जो हमारे कॉलेजेस हैं, इंडिया के कॉलेजेस हैं, वो अपने रिसोर्सेज को डिजिटाइज कर लें
और उसके बाद में देखिए एक तरह से ताकि वो स्टूडेंट एंगेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की अच्छे से हो जाए, यानी ये इंस्टीट्यूट्स अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं iMed प्लेटफॉर्म पे। आप भी अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो iMed प्लेटफॉर्म पे। और एक तरह से ये एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर रहा है स्टूडेंट्स के अंदर में, इनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और स्किल डेवलपमेंट लाने में भी सहायता प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग देगा। और 1 मिलियन से एप्लीकेशन का टारगेट है इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये देख लीजिए, आप भी खोल के देखिएगा, iMed जो है अच्छी चीज़ है। आगे जो है मैप देख लेते हैं। 3 चीज़ें आज जो है हमारा जो मिडिल ईस्ट है या फिर जो वेस्ट एशिया है उसकी 3 लोकेशंस आज हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारी, ये है जैग्रोस माउंटेन्स, यहाँ पे देखिए जैग्रोस माउंटेन्स, एक है एल्ब्रूज माउंटेन्स और तीसरा है टोरस माउंटेन्स। ये तीनों लोकेशंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले माउंट एल्ब्रूज। एल्ब्रूज देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे देखिए, हाईलाइटर से कर देता हूँ नीचे। ये देखिए हाईएस्ट माउंटेन है रशिया के अंदर में और यूरोप के अंदर में, और 10th मोस्ट प्रोमिनेंट पीक है वर्ल्ड के अंदर में। वैसे ये डोरमेंट है, निष्क्रिय जो वोल्केनो ज्वालामुखी आप इसे कह सकते हैं। कैउकस माउंटेन्स का पार्ट ही है ये, और साउदर्न एशिया में इनकी लोकेशन है। ये देखिए साउदर्न रशिया में इनकी लोकेशन है। उसके अलावा जो है जैग्रोस माउंटेन्स, जैग्रोस माउंटेन्स यहाँ पे हैं, ये देखिए ईरान का पूरा फैले हुए हैं जैग्रोस माउंटेन, हाईलाइटर से पता लगेगा, ये देखिए पूरा ईरान में फैले हुए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है ये इराक की, ईरान में और कुर्दिस्तान और साउथ ईस्टर्न टर्की, 3-4 देशों में है ये। ईरान में भी है, इराक में भी है, कुर्दिस्तान में भी है। और टोटल लेंथ है इसकी 1500 किलोमीटर है, और नॉर्दर्न वेस्टर्न ईरान से स्टार्ट होते हैं। ये सब छोड़िए, आपको लोकेशन देख के वैसे ही पता ही लग जाएगा किस हिसाब से ये जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पर्शियन गल्फ, गुल्फ ऑफ जो ओमान है, और यहाँ से ये आते हैं। तो ईरान की लोकेशन पर क्या आपको पता लग जाएगा। बस इतना याद होना चाहिए कि जैग्रोस माउंटेन्स है कहाँ, एशिया में है, और एशिया में वेस्ट एशिया में है, वेस्ट एशिया में ईरान में है। तो थोड़ा बहुत लोकेशन का आइडिया आपको होना चाहिए। फिर है टोरस माउंटेन्स, ये भी देखिए कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स हैं, साउदर्न टर्की में है। और मेडिटेरियन और एंटोलिया जो प्लेटो है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ये किस प्रकार से हम इस मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोरस माउंटेन्स यहाँ पर हैं। अब देखिए ऊपर तो है एंटोलिया प्लेटो, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। ये देखिए ये तो है ऊपर एंटोलिया प्लेटो पेनिनसुला, और नीचे है मेडिटेरियन सी। तो दोनों को डिवाइड करता है ये टोरस माउंटेन्स, टर्की के अंदर में है। तो बस आप इतना याद रखिएगा। तो 3 लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है ये, और क्वेश्चन आए भी हैं इनके पहले। आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ये है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। और कौन से इश्यूज़ को कंसर्न करती है, ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज से कंसर्निंग ये ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए ये कोऑर्डिनेट करती है जो शेयर्ड ग्लोबल यूज चीज़ों का, जैसे कि रेडियो स्पेक्ट्रम है। और दूसरा ये कोऑपरेशन भी इसको एनकरेज करती है सैटेलाइट ऑर्बिट्स को लेके, किस प्रकार से जो सैटेलाइट्स ऊपर जाके अर्थ को ऑर्बिट लगाते हैं। इस चीज़ में एक तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए देशों के बीच में। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रमोट करते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर में। उसके अलावा ये डेवलप और डेवलपिंग के अंदर में एक तरह से पूरे वर्ल्ड में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों में। उसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट, लेटेस्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज, एरोनॉटिकल एंड मैरीटाइम नेविगेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं, इंटरनेट एक्सेस, डेटा, वॉइस, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इन सब चीज़ों में भी ये डील करते हैं इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड है जेनेवा में। और यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है ये पहले दूसरे वाला है 1865, अब तो इसका नाम चेंज हो चुका है। तो नहीं, ऐसा नहीं पूछते वो कब फॉर्म हुआ था, ये तो काफ़ी सिली क्वेश्चन हो जाता है कब फॉर्म हुआ था। अब देखिए आगे देखिए जुलाई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे थे। तो कैंपा का एक बिल पास वहाँ पे चर्चा में था उस टाइम पे, राज्यसभा ने उसे पास किया था कैंपा बिल को। तो कैंपा बिल है क्या, देखिए आपने कई बार देखा होगा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी बार फॉरेस्ट के एरिया को लेना पड़ता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जब भी देखिए जो फॉरेस्ट का एरिया लेना पड़ता है, तो ये यहाँ पे देखिए विच डाइवर्स द फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पज, यानी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो तो उसको उस प्रोजेक्ट के लिए उस कंपनी को कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा, ताकि उस पैसे से ज़्यादा पेड़ उगाए जा सकें। वैसा ही फॉरेस्ट जो सबमर्ज हुआ है या फिर जो जिसको काटा गया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, वैसा ही फॉरेस्ट बनाया जा सके। लेकिन पहले देखिए ये सब एडहोक चलता था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी या फिर कुछ फॉलो नहीं होता था। और जो फंड्स आते थे, कंपनीज जो फंड्स देती थी कि हाँ भाई हमने फॉरेस्ट का यूज किया, हम फंड्स दे रहे हैं, तो कंपनीज वो फंड्स जो है अंडर यूटिलाइज्ड रहता था। और यह भी दिक्कतें आती थी कि वो फंड्स में देखिए कई बार ऐसे फॉरेस्ट वो बना देते थे कि वो बिल्कुल उनका यूज ही नहीं होता, कि मतलब अच्छा फॉरेस्ट तो आपने काट दिया, अब दिखावे के लिए आपने अपने पैसों से कुछ ऐसा फॉरेस्ट बना दिया, ना तो उसमें बायोडाइवर्सिटी है और ना ही वो कामयाब है। तो इस तरह की बातें थी देखिए जो ये कैंपा आया था, इसीलिए सरकार अब बिल लाई है। बिल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं,
जैसे कि एक तो है नेशनल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड और दूसरा है स्टेट कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। दोनों बनाए जाएंगे। 90% जो फंड्स इकट्ठा होगा इन सब चीज़ों से, जब भी किसी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए भेजा जाएगा तो वो कंपनी पैसा देगी, तो उसका 90% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा और वो उसे यूटिलाइज करेंगे फॉरेस्ट के लिए। 10% हिस्सा है वो रहेगा नेशनल फंड्स के लिए। और बिल में यह भी प्रावधान है कि एक नेशनल मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाए, सेंटर में एक स्टेट लेवल अथॉरिटी का भी निर्माण किया जाए। इससे फायदा होगा कि जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ेगा, फॉरेस्ट का रीजनरेशन होगा, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन होगी और एक्टिविटीज बढ़ेगी ग्रीन कॉरिडोर को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें थी। कैंपा बिल था, काफी इंपॉर्टेंट ये बिल है, आप इसे याद रखिएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। जुलाई में ही एक बिल पास हुआ था चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, जिसमें सभी तरह की लेबर को बैन कर दिया गया था 14 साल के नीचे। लेकिन 2-3 चीज़ें उसमें छोड़ दी गई थी। एक तो जैसे कि फैमिली बिजनेसेस में जो बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं। इसका उस टाइम पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि देखिए बच्चे जब फैमिलीज, कई बार बच्चों फैमिलीज का मान लीजिए अगर झाड़ू का बिजनेस है या फिर कुछ इस तरह का बिजनेस है, वो तो काफ़ी हानिकारक हो सकता है बच्चों के लिए। तो क्यों ये 3 कैटेगरीज भी छोड़ी गई हैं। एक है जो एजुकेशन से रिलेटेड कैटेगरी है, एजुकेशन नहीं एंटरटेनमेंट, कि बच्चों को वहाँ भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बच्चों का काफ़ी बार एक्सप्लॉयटेशन होते, तो आपने क्यों छोड़ा है ऐसा। उसके अलावा देखिए बिल में 2-3 और प्रावधान थे। एक तो नई कैटेगरी शामिल किया इस बिल में, वो था एडोलसेंट। एडोलसेंट वो होते हैं जिनकी एज में, ऐसे बच्चे जिनकी एज होती है 14 से 18 साल के बीच में। और इनमें भी देखिए कुछ ऐसे प्रावधान है कि इनको जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी एज 14 से 18 साल के बीच में होती है, इनको हैजार्डस ऑक्यूपेशंस एज स्पेसिफाइड, जैसे कि माइंस और जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, इस तरह की इंडस्ट्रीज में काम नहीं करने दिया जाएगा। और सजा का प्रावधान है, कोई अगर इनसे काम करवाता है तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में। और पनिशमेंट का भी प्रावधान है। तो ये पनिशमेंट तो याद नहीं रहती सबकी, इतनी है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है कितनी सजा, बस यही था। अब अगला है देखिए ओस्पा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ओस्पा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि सेंटर से क्यों ना इसे मतलब रेगुलेट किया जाए, या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इम्यूनिटी उनको प्रोवाइड की गई है, वो उस पर क्यों ना उनसे पूछा जाए कि क्यों हत्याएं की गई हैं। इस प्रकार की एक न्यूज़ थी। तो उस पर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है देखिए, ये आर्म्ड फोर्सेज एक्ट है और एक तरह से देखिए ये स्पेशल पावर एक्ट भी इसको कहते हैं। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी हमारी पार्लियामेंट ने इसे पास किया था और डिस्टर्ब्ड एरियाज में ये लाया जाता है। और उसके बाद देखिए जो डिस्टर्ब एरियाज हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि एक बार अगर ओस्पा लग जाए तो 3 महीने के लिए वो जो कानून है ओस्पा का वो स्टेटस को मेंटेन करेगा। और इसे 1958 में पहली बार लगाया गया था नागा हिल्स में। उसके बाद तब ये नागा हिल्स थी वो असम का पार्ट थी। उसके बाद एक एक करके इसे 7 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, 7 बहनें हैं, उनमें लगा दिया गया। और उसके बाद में इसे पंजाब में भी लगाया गया था। पंजाब में आपको पता होगा कि आतंकवाद बहुत था 1984 के आसपास में, तो पंजाब में 1983 में लगाया गया था और चंडीगढ़ में भी लगाया गया था। बाद में इसे पंजाब से तो विड्रा कर लिया गया था 1997 में और 14 साल ये पंजाब में रहा। 1990 में ये जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया और अभी तक ये जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ है। तो काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो इसके हमेशा विवादित रहते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा जो हमने टाइमलाइन डिस्कस करी। और एक बीपी जीवन रेड्डी कमेटी आई थी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि देखिए आपको अगर वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी करनी है, स्टेबिलिटी लानी है, तो आपको दिलों को जीतना होगा। आप हथियारों के दम पे उनके दिलों को नहीं जीत सकते। इस तरह की बात कही थी बीपी जीवन कमेटी ने। इसमें है क्या कंटेंट, के जो विवादित इशू है वो है क्या। देखिए आर्मी को ये इंपावर करता है ये एक्ट, स्पेशल पावर का जो एक्ट है, कि वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी को और बिना किसी वारंट के जो फोर्स है, एक्सट्रीम फोर्स है, उसका यूज कर सकते हैं। दूसरी जो बात उठती है वो ये है कि जब भी आर्मी किसी पर्सन को वहां पे अरेस्ट करती है या फिर कुछ भी सामान प्रॉपर्टी सीज करती है, तो बिना किसी डिले के आर्मी को वो सामान या फिर पर्सन को सौंपना होगा पुलिस को। और एक सेक्शन 7 यह कहता है कि जो आर्मी पर्सनल है अगर उन पर किसी प्रकार का आरोप लगता है तो उनको प्रोसिक्यूशन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ पे देखिए प्रोसिक्यूशन इज परमिटेड ओनली आफ्टर द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो थोड़े से इसमें इशू इन्वॉल्व हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। कोई देखिए 5 जो अगर वहाँ पे कोई 5 पर्सन इकट्ठे हुए हैं किसी शांति बातचीत के लिए अगर इकट्ठे हुए हैं, तो देखिए उस जो एक्ट है उसमें एक तरह से फायरिंग उन पे हो सकती है। तो कोई डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं करता है जो ये कानून है। और काफ़ी बार जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के भी चार्जेस लगते हैं मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट में। और गवर्नमेंट का डिसीजन देखिए, इसको अगर गवर्नमेंट ने किसी एरिया को या फिर किसी स्टेट को अगर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया है तो इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यूं कहते हैं कि जो ओस्पा का लॉ है जो है ड्रैकुला का लॉ है और एक तरह से इसे रिमूव किया जाना चाहिए अगर आपको शांति स्थापित करनी है तो। और जो सबसे बड़ा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये भी कहा था कि देखिए
ओसपा लगाने के काफ़ी सालों बाद भी अगर वहाँ पे आप शांति स्थापित नहीं कर पाए तो साफ साफ इसका मतलब यही कि जो आपका ये लॉ है वो फेल हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।